हेलो बच्चों, नमस्ते। आई एम के गॉड 12th क्लास फिजिक्स के इस वीडियो में कॉन्सेप्ट देखने वाला है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। उसमें जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, या किसी एंगल के साथ वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बनाते हुए मूव करेगा, तो वो सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल करेगा। सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, फ्रीक्वेंसी का डेरिवेशन क्या होगा, छोटे छोटे डेरिवेशन हम निकालेंगे। और जब वो मूव करेगा तो स्टेशनरी रहेगा तो फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। अच्छा, वो सर्कुलर पाथ पर मूव जब करेगा तो भाई उसके ऊपर एक लॉरेंज फोर्स की वजह से वो सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल करेगा। क्लियर हुआ? ये चीज़ हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो सबसे पहले वो सर्कुलर पाथ पर जब ट्रैवल करेगा तो उसकी रेडियस, वेलोसिटी, टाइम पीरियड कितना होगा, एक रिवॉल्यूशन करने में समय कितना लगेगा वो टाइम पीरियड, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ये सारे डेरिवेशन हम लोग निकालने वाले हैं और कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे। देखिएगा, तो सबसे पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड बना रहा हूँ और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके परपेंडिकुलर बाहर क्यों ले रहा हूँ, जिनको क्रॉस से इंडिकेट कर रहा हूँ। देखिए, ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्रॉस से इंडिकेट किया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये परपेंडिकुलर जो है पेपर के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर बाहर की ओर वर्क कर रहा है। और इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल, ये जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जिस पर चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्यू है। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अपर डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पर मैं जगह जगह टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए, सपोज करते हैं वो इस पाथ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मैं जगह जगह टेंजेंट लाइन बना रहा हूँ। यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ करूँगा इस साइड, तो ये जो टेंजेंट लाइन है उसकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ये टेंजेंट लाइन जब यहाँ आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, यहाँ आ जाएगा तो उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी। तो वेलोसिटी कंटिन्यू जो है चेंज होती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो जो वेलोसिटी है वो डायरेक्शन चेंज होने से वो चेंज हो रही है, लेकिन स्पीड चेंज बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि स्पीड की वैल्यू जो है वो डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करती है। क्लियर हुआ सब बच्चों को? बच्चों यहाँ थोड़ी सी थ्योरी लिख के दिखा रहा हूँ। लेट देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द plane of paper, and a charged particle q moves in the magnetic field by which due to the Lorentz force it moves on the circular path। ये मैं लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए, मैंने लिखा है let there is a uniform magnetic field which is perpendicular to the plane of paper। ये पेपर के परपेंडिकुलर वर्क कर रहा है। इसके बाद में a charged particle moves with the v velocity in the magnetic field। A charged particle moves in the magnetic field with the making angle theta, ठीक है, making an angle theta with velocity v। तो बच्चों, यदि इसके मूवमेंट को स्टडी किया जाए तो स्टडी में कुछ कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ, केस फर्स्ट। देखिएगा, केस फर्स्ट, अगर उसको स्टेशनरी रख दिया जाए, उसको रोक दिया जाए यहाँ पर, और देखा जाए कि उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो बच्चों जब तक वो रुका हुआ रहेगा तो उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। ऐसा क्यों नहीं होता, मैं बता देता हूँ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो करंट प्रोड्यूस होगा उसकी वजह से, और करंट क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। क्लियर हुआ? अब यदि चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में बनेगा, और करंट जब इस डायरेक्शन में बनेगा तो राइट हैंड जो थंब रूल है उसके अकॉर्डिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर निकालें तो मूविंग डायरेक्शन इधर है, करंट भी इधर ही बनेगा थंब की दिशा में। अब करंट जब इस साइड डायरेक्शन में बन रहा है तो करंट की डायरेक्शन में आप थंब को रखें और फिंगर को व्रैप करें। देखिए, फिंगर्स को क्या करें, ऐसे व्रैप करें, तो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में व्रैप होंगी उसी डायरेक्शन में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। उसी डायरेक्शन में क्या बनेगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है, और ये जो मूविंग डायरेक्शन है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस साइड क्रिएट हो रहा है, इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट हो रहा है, देख लीजिएगा। और इसी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इंटरनल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इसके ऊपर क्या लगेगा, एक फोर्स, जिसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। लेकिन अगर वो स्टेशनरी है तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, और जब वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं करेगा तब उस पार्टिकल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट करेगा। मतलब जब तक वो मूव करेगा करंट प्रोड्यूस होगा, और उसके करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट करेगा,
तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर जो भी फोर्स लग रहा है उसको क्या कहते हैं, लॉरेंज फोर्स कहते हैं। तो केस फर्स्ट में लिखूंगा व्हेन द इफ द चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी, रुका हुआ है तब, देखिए बच्चों लिखा हुआ है इफ द चार्ज पार्टिकल इज स्टेशनरी देन लॉरेंज फोर्स एफ विल बी जीरो, एफ इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, रीजन क्या है बताओ आप, इसमें रीजन लिखना पड़ेगा बिकॉज देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल। इसीलिए जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि स्टेशनरी है तो कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा। बिकॉज देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द पार्टिकल, ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल व्हेन इट इज स्टेशनरी, जब तक वो रुका हुआ चार्ज पार्टिकल के द्वारा कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होगा, इसीलिए लॉरेंज फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, केस नंबर सेकंड देखना चाहते हैं। व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल भी उधर मूव कर रहा है। सपोज करते हैं आपका जो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, देखो यहाँ तो परपेंडिकुलर है लेकिन यहाँ पर इस डायरेक्शन में, सपोज करते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और मूविंग चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन भी इधर भी है, देखो सॉरी 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 ऐसे ले लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और अरे भाई ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है और ये चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में। अब ये चार्ज पार्टिकल जब इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो करंट भी इसी डायरेक्शन बनेगा, थंब की डायरेक्शन में। क्लियर हुआ? अब क्या हुआ कि जब करंट बनेगा तो जब फिंगर्स को आप ब्रेक करेंगे, देखिए ये करंट की डायरेक्शन मूविंग चार्ज पार्टिकल की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है। जब ये फिंगर्स को ब्रेक करेंगे तो फिंगर्स ऐसे ब्रेक होंगे, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे प्रोड्यूस होगा, ऐसे। अब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है और जो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो इस डायरेक्शन में, ये देख लीजिए आप, मतलब इसके परपेंडिकुलर है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कैसे परपेंडिकुलर, तब कोई भी फोर्स वर्क नहीं करेगा जब तक कि इसी के पैरेलल ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं हो जाता। उसके लिए चार्ज पार्टिकल को कैसे मूव करवाना पड़ेगा आपको, परपेंडिकुलर या तो किसी एंगल के साथ। तो जब करंट इधर बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे प्रोड्यूस होगा, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, तब जाकर के सॉरी इसके पैरेलल, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है जिसकी वजह से करंट इधर प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी है जो है, इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड है। तो उस समय फोर्स वर्क करेगा, लॉरेंज फोर्स वर्क करेगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है, चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट भी इसी डायरेक्शन में और इसकी वजह से जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनेगा, तब कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। क्लियर हुआ बच्चों? तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। देखिए व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन द लॉरेंज फोर्स विल बी जीरो, एफ बराबर जीरो हो जाएगा। अब मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कैसे प्रोड्यूस होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, जो मैंने अभी बना के करके दिखाया। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल विल बी परपेंडिकुलर टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका रीज़न होगा। बिकॉज लिखा हुआ है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, ठीक है, जो प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा जो चार्ज पार्टिकल के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है वो परपेंडिकुलर रहेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, इसीलिए लॉरेंज फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखने वाले हैं बच्चों। देखिएगा लिखा व्हेन द चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वहाँ पर एंगल मीन्स एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 90 डिग्री। ठीक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के परपेंडिकुलर है और दोनों के बीच बनने वाले एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। तो यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे लॉरेंज फोर्स के फॉर्मूले में, मतलब ये वैल्यू रखेंगे लॉरेंज फोर्स के फॉर्मूले में। बच्चों थीटा की जगह 90 पुट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। यहाँ पे साइन 90 पुट करेंगे आप और साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लॉरेंज फोर्स हो जाएगा QVB साइन 91, तो QVB ये मैक्सिमम फोर्स लगेगा। लॉरेंज फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम, देन लॉरेंज फोर्स विल बी मैक्सिमम, क्योंकि साइन 90 में से बड़ी कोई वैल्यू नहीं होती है।
तो लॉरेंज फोर्स की वैल्यू उस समय क्या हो जाएगी मैक्सिमम, जब वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा और एंगल की वैल्यू 90 डिग्री बनाएगा, देन लॉरेंज फोर्स विल बी मैक्सिमम। लॉरेंज फोर्स विल बी मैक्सिमम। क्लियर हुआ बच्चों? अब यहाँ पे देखिएगा, तो बच्चों यहाँ तीनों केसेस मैंने लिख के दिखाई हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे हमने बोला कि कोई ये फर्स्ट केस में कोई चार्ज पार्टिकल स्टेशनरी है तो वहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा और इसलिए उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब ये वाली जो फोर्स की वैल्यू जीरो इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। देखिएगा, सिंस लॉरेंज फोर्स की वैल्यू होती है क्यू वी बी साइन थीटा, अब चूंकि वो स्टेशनरी है तो वेलोसिटी की हो जाएगी जीरो। अब जीरो पुट करोगे तो वैसे भी यहाँ पर फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से अपन समझ सकते हैं। तो तीनों केसेस मैंने सॉल्व करके दिखाई, नोट्स की स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद में आगे मैं डेरिवेशन पे जाऊंगा, इसकी रेडियस निकाल के दिखाऊंगा, सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या होगी, इसका टाइम पीरियड कितना होगा, मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा, फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बच्चों, इसके बाद देखिए आगे सॉल्व करो। डेरिवेशन फॉर द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब देखिएगा, सपोज करते हुए सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, आर है, और जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो कितना है, उसकी मास उसका कितना है, कैप स्मॉल एम। ये देखिए, ये सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है इसको हम क्या मान लेते हैं, स्मॉल आर। और यहाँ पर जो है जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई वी, और उसका मास कितना हो गया एम। इस पॉइंट पर वेलोसिटी डायरेक्शन इधर होगी और उसका मास कितना हो गया एम। तो अब देखिएगा, जैसे ही मूव करेगा तो इसके ऊपर लॉरेंज फोर्स की वजह से मूव कर रहा है, और लॉरेंज फोर्स इसको कौन सा फोर्स देगा बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर रहेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जब तक लगेगा तब तक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा और ये सर्कुलर पाथ पर ट्रैवल करता ही रहेगा। अब जो है सेंट्रीपिटल फोर्स जो है जिसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो लॉरेंज फोर्स से ही आएगा, मतलब लॉरेंज फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स एक ही है, दोनों बराबर होते हैं। तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, लेट द चार्ज पार्टिकल मूव्स ऑन द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड इट्स मास इज स्मॉल एम। उसका जो मास है वो कितना हो गया, एम है, रेडियस कितने सर्कुलर पाथ की आर है। अब मैं लिखूंगा लॉरेंज फोर्स इक्वल टू वी सेंट्रीपिटल फोर्स, या सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू लॉरेंज फोर्स। देखिए मैं लिखा है लॉरेंज फोर्स गिव्स टू सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ द टू द चार्ज पार्टिकल, मतलब लॉरेंज फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए मैंने लिखा लॉरेंज फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। लॉरेंज फोर्स होता है बच्चों क्यू वी वी साइन थीटा, और सेंट्रीपिटल फोर्स होता है एम बी स्क्वायर अपॉन में आर। सिंस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब जो इंटर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री के एंगल के साथ इंटर कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा बराबर अगर 90 डिग्री हो तो यहाँ साइन 91 पुट करेंगे आप, तो क्यू वी बी और यहाँ पर साइन 91 हो जाएगा, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर बच्चों। क्लियर हुआ सभी को? अब नेक्स्ट पेज पर जा रहा हूँ, देखिएगा। अब देखिए बच्चों, ये v से v क्या हो जाएगा यहाँ पर कैंसिल, तो बचेगा क्यू बी इक्वल टू वी ऑफ हो जाएगा एम वी अपॉन में आर। अब आर रेडियस निकालनी थी, यहाँ से इसको इधर ले आइए, इसको क्यू बी को नीचे ले आइए तो रेडियस का फॉर्मूला बन जाए। तो बच्चों देखिएगा, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, एम वी अपॉन में क्यू बी। क्लियर हुआ? अब यदि रेडियस को मैक्सिमम करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है, तो मास बढ़ाना पड़ेगा, वेलोसिटी बढ़ानी पड़ेगी, और इन दोनों को कम करना पड़ेगा। चार्ज की वैल्यू कम करनी पड़ेगी और मैग्नेटिक फील्ड कम करना पड़ेगा। तब अगर ये कम करोगे तो रेडियस बढ़ जाएगी, और इन दोनों की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगी। रेडियस बढ़ाने के लिए इन दोनों की वैल्यू, मास और वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा मास रहेगा चार्ज पार्टिकल में, या उसकी वेलोसिटी जितनी ज़्यादा रहेगी, उसकी रेडियस उतनी बढ़ेगी, बड़े सर्कुलर पाथ पर क्या करेगा, मूव करेगा। क्लियर हुआ बच्चों? अब देखिए एक फॉर्मूला निकाल के दिखाया बच्चों, एक फॉर्मूला और निकाल के दिखा रहा हूँ। देखिए रेडियस का काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम बी स्क्वायर। अब ये 2 का मल्टीप्लाई के में किया तो एम वी स्क्वायर इक्वल टू 2 के। अब यहाँ पर एम को नीचे लेके आ रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, वी स्क्वायर इक्वल टू भी हो जाएगा आपके पास, या फिर एक काम करिए, एम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, एम से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2m के। अब यहाँ पर दोनों का स्क्वायर लगा दीजिए, एम वी इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, √2m के। यहाँ पर होल स्क्वायर लगा के, यहाँ पर होल स्क्वायर लगा सकते हैं, और होल स्क्वायर को हटा के इधर क्या लगा सकते हैं, रूट। तो एम वी बराबर कितनी वैल्यू होगी, 2m के। अब यहाँ से अगर देखिए एम वी की वैल्यू हो जाएगी आपके पास क्यू बी आर,
एम वी की वैल्यू क्यू बी आर, क्यू बी का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो एम वी की वैल्यू क्यू बी आर। तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस एम बी की वैल्यू जो है क्यू बी आर है या क्यू बी आर। अब चूंकि रेडियस, अब एम बी को हटा करके यहाँ से एम बी को हटाकर क्यू बी आर यहाँ रख सकते हैं, देन तब यहाँ पर एम वी को हटा के क्यू बी आर पुट करिए और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2mk, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू बी को नीचे ले आइए तो आर बराबर हो जाएगा कितना 2mk, और अपॉन में हो जाएगा कितना क्यू बी। तो बच्चों एक रेडियस का फॉर्मूला ये भी निकाल के दिखाया, ये भी न्यूमेरिकल में यूज़ होता है। अब मैं क्या करके दिखा रहा हूँ, सर्कुलर पाथ पर वो जो पार्टिकल है मूव करेगा तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। अब मैं टाइम पीरियड का डेरिवेशन निकाल के दिखा रहा हूँ, देखिएगा। सॉरी यहाँ पर कट गया, मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए, सॉरी यहाँ पर क्यूबी को नीचे ले आए। अब जो टाइम पीरियड का डेरिवेशन में निकाल के दिखा रहा हूँ, ठीक है। द टोटल टाइम टेकन बाय द कंप्लीटिंग वन रिवॉल्यूशन, मतलब वन रिवॉल्यूशन को पूरा करने में जो समय लगेगा उसको टाइम पीरियड कहते हैं। कैपिटल टी के द्वारा क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और सिंस टाइम निकालना चाहते हैं तो टाइम का फॉर्मूला तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बच्चों डिस्टेंस, एक चक्कर लगाने में जो डिस्टेंस कवर करेगा सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो एक पूरा राउंड जो है सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू होती है 2πr। और कितनी वेलोसिटी से, इतनी स्पीड कितनी, वेलोसिटी कितनी, v वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे हैं। तो टाइम पीरियड को t से इंडिकेट करते हैं और 2πr एज इट इज़। अब यहाँ पर क्या रख देंगे, v। ये t की वैल्यू मैंने पुट की, बाकी सब सेम एज इट इज़ उतार दिया। अब देखिए बच्चों, ये जो आपने r की वैल्यू निकाली एम वी अपॉन क्यू बी, यहाँ पर पुट करिएगा। तो यहाँ पर इसको देते हैं इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पर वैल्यू पुट करिए r की वैल्यू, तो यहाँ हो जाएगा 2π और अपॉन में v, और r की वैल्यू एम वी अपॉन क्यू बी। बच्चों v से v क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या कैंसिल, 2πm अपॉन में क्यू बी। बच्चों ये डेरिवेशन आ गया आपके पास 2πm अपॉन क्यू बी, ये टाइम पीरियड का डेरिवेशन है। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, टाइम पीरियड का इन्वर्स होता है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इस टाइम पीरियड को रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो क्यू वी ऊपर चला जाएगा, 2πm नीचे आ जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। बच्चों फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन टाइम पीरियड, मतलब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 1 अपॉन टी और 2πm अपॉन क्यू बी, 2πm अपॉन क्यू बी। क्यू बी ऊपर चला जाएगा, 2πm नीचे आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्म आ जाएगा एफ इक्वल टू वी ऑफ क्यू वी अपॉन 2πm। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। तो ये बच्चों फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्यू वी अपॉन 2πm। अब मैं सारे जो नोट्स हैं आपके सामने रख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बच्चों दिस इज़ द फर्स्ट पेज, दिस इज द सेकंड पेज, और ये रहा बच्चों थर्ड पेज। तो आज के इस वीडियो में इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच।